देशसेवक टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं अनुजा शर्मा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं वो आम जनसंख्या की जेब पर कितना असर डाल रहे हैं। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमलता जी, जो कि प्रेसिडेंट है C2 के। आओ पहले करते हैं उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत हेमलता जी। हेमलता जी, अगर बात की जाए पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस की, सिर्फ पेट्रोल के नहीं, डीजल के, गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पेट्रोल का दाम थोड़ा कम भी होते जा रहा है, लेकिन हमारा देश में वो बढ़ते जा रहा है। मेन ये है कि हमारा जो एक्साइज ड्यूटी है केंद्र सरकार इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ऊपर डालते हैं, तो वो हमारा देश में बढ़ा है, ज़्यादा है। तो इसके वजह से उसको कम करने के बजाय सरकार उसको कम नहीं कर रही है, तो उसका वजह से ये पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और उसका असर हमारा सभी लोगों का ऊपर है, खास करके जो गरीब जनता का ऊपर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ऊपर। हमारा देश में सबसे ज़्यादा वर्कर्स में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, गरीब किसान है, खेत मजदूर है, आम जनता है जो डायरेक्टली कार नहीं चलाते हैं, हो सकता है गाड़ी स्कूटर नहीं चलाते हैं, फिर भी जो सभी चीज़ों का दाम जब बढ़ रहा है तो उनका ऊपर उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ये लॉकडाउन के टाइम में हमारा देश में बहुत ज़्यादा संख्या में, करोड़ों के संख्या में लोगों का नौकरी चला गया है, असंगठित क्षेत्र मजदूर का। लाखों के संख्या में एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हो गए हैं और अभी तक उनको फिर से रोज़गार नहीं मिला है। कुछ लोगों को तो मिला है लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है। और उस समय करोड़ों लोगों को वेतन नहीं दिया है सरकार, केंद्र सरकार वो वेतन इंश्योर करने के लिए कुछ कदम उठाया नहीं है। तो जब वेतन नहीं है उनको तो जीना पड़ेगा, जो खर्च हुआ कर्ज लेकर उनको जीना पड़ा। तो वो कर्ज अभी पूरा करने के लिए जो भी अभी उनका इनकम है, आमदनी है, उससे वो कर्ज भर्ती करने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगा। तो उनका ऊपर जब ये सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है तो उसके वजह से गरीबी रेखा के नीचे बहुत करोड़ों लोग चले जा रहे हैं। ILO को ये कहना है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के वजह से हमारा देश में, इंडिया में गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और फिर उनको उनका जो जिंदगी जीना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हेमलता जी, यहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों की जो जॉब्स हैं वो गई भी हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इस वक्त भी लोकसभा और राज्यसभा में जब वो आए हैं उन्होंने एक ही चीज़ का दावा किया है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिली हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, दावा तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो आंकड़ा दिखाते हैं कि IM जो हमारा CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उनका जो आंकड़े हैं उसी के मुताबिक हमारा करोड़ों लोगों का ये नौकरी चला गया है हमारा देश में। अभी हर साल लगभग 1.2 करोड़ लोगों का नया लोग ज्वाइन करते हैं वर्कफोर्स में, उनको जो जिसको नौकरी मिलना चाहिए, जो आज का दिन में है, प्लस ये लोग ऐड होते हैं हर साल। लेकिन उतना नौकरी तो ऐड नहीं हो रहा है और नौकरी एक्चुअली कम हो गया है। मतलब जो डाटा है 1 करोड़ से ज़्यादा जो वर्किंग पीपल का संख्या वो कम हो गया पहली बार। तो पिछले साल जो आंकड़ा था कि 45 ईयर्स में, पिछले 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रेट है हाईएस्ट था। तो अभी तो लॉकडाउन के टाइम में और भी खराब हो गया है। तो नौकरी नहीं आ रहा है, एक बेरोजगार एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो वो दावा करने से तो नहीं होगा। और वहीं जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं जो इस समय सबसे बड़ा आंदोलन हमारा चल रहा है, किसानों का आंदोलन, वहाँ कुछ किसानों का ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की नीयत ये भी थी कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज या लोग जो बाहर से सफ़र करके आंदोलन तक पहुंच रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट की जाए उनके लिए, ताकि वो पहुंचने को थोड़ा उनके लिए रुकावट पैदा की जाए। ये आपको लगता है क्या ये एक फैक्ट हो सकता है इन दामों में बढ़ने का?
ये भी एक फैक्ट हो सकता है। बहुत सारा फैक्ट किसानों का जो आंदोलन है उसको कमजोर करने के लिए सरकार तो बहुत सारा ये किया था। क्या है उसको, खालिस्तान बोला, पाकिस्तानी सपोर्टर्स बोला, चाइना का मदद है बोला, एंटी नेशनल बोला, अर्बन नक्सलाइट्स बोला। हाँ, ये तो सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो उसका कुछ ये नहीं हुआ है। और आतंक पैदा करने के लिए जैसे बॉर्डर में करते हैं, उनका किले डाले हैं, वो क्या रोड को भी ये कर दिया, तोड़ा गया है, ये सब कुछ किया है। तो सरकार कुछ भी कर सकता है उनको दिक्कत पहुंचाने के लिए, वो एक बात है। लेकिन सिर्फ उन्हीं को लिए नहीं, ये दिक्कत जो है तो पूरा देश का सभी जनता को, एक्सेप्ट 1% ऑफ द रिचेस्ट हो सकता है, जिसका करोड़ों ये लॉकडाउन के टाइम में भी जब करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, हमारा देश का 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनका जो दौलत वेल्थ 35% बढ़ गया है। तो उनका फायदा के लिए ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो कर रहे हैं, लेबर कोड्स को पास किया है, कृषि कानून को पास किया है, वो मोस्ट एंटी डेमोक्रेटिक मैनर में पार्लियामेंट में जब अपोजिशन नहीं था उस समय 3 लेबर कोड को पास किया है। उससे पहले 2019 में एक लेबर कोड पास कर दिया था। अभी जो 3 कृषि कानून है उसको जब एमपीज को सस्पेंड करके, जब डिवीजन मांग रहे थे उनको सस्पेंड करके वो पारित किया है। इसका फायदा किसका है? जब किसान पूरा, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का ही नहीं है, सरकार उसको ऐसा पेश करना चाहते हैं कि ये पंजाब का ही किसान है। अभी भी कृषि मंत्री वही बोल रहे हैं कि ये पंजाब किसानों का ही प्रॉब्लम है, जबकि ये नहीं है। सभी देश में, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है, और तेलंगाना आंध्रा में भी चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है इसके खिलाफ। मध्य प्रदेश से भी यहाँ आए हैं, तो हरियाणा का है, वेस्ट उत्तर प्रदेश, अभी वेस्ट उत्तर प्रदेश नहीं और भी ईस्ट में भी जा रहा है, राजस्थान में है। तो ये पूरा देश का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये है मुद्दा है, और वो सबका मांग है। और दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसका असर सिर्फ किसानों का ऊपर ही नहीं है, आम जनता का ऊपर भी पड़ेगा। जब दाम बढ़ जाएंगे, उनका प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगा, तो रेशन व्यवस्था भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारा पूरा देश का सभी लोगों का मुद्दा है। तो इसीलिए ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा है उनको, लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए सरकार ऐसा बोल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लॉज क्रिएट हो रहे हैं, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर। जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिस तरीके से उसमें बहुत सारे नए कोर्सेज लाए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही जो फ़ी है वो भी बढ़ा दी गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि उसका जो आम इंसान है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, जो आम है और जो पुअर लोग जो जितने भी थे, जितनी गरीब जनसंख्या जिन्होंने अब अपने बच्चों को डालना शुरू किया था स्कूल्स में, उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा इसका? उसका ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका मेन ये है सेंट्रलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन को प्रमोट करना है, कॉर्पोरेट एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करना। तो यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार का जिम्मेदारी है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो वो छोड़ के अभी कॉर्पोरेटाइजेशन को, मतलब जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ सकता है, जिसके पास पैसा नहीं हो, और ये लोन्स देना, मतलब आप लोन लेके पढ़ो, पैसा खर्च करके पढ़ो, और जब लोन रीपे करने के लिए ही आपको ये करना पड़ेगा, नौकरी ढूंढना पड़ेगा। नौकरी नहीं है तो लोन रीपे करना भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारा ज़्यादा प्रेशर भी डालेगा, और इवन मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट्स है उनका ऊपर भी ये बहुत बुरा असर। और डिजिटाइजेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन में भी आज हमारा देश में अभी भी लगभग 40% पीपल को इंटरनेट का अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कनेक्शंस भी ठीक नहीं है। हमारा इवन दिल्ली में हम देख रहे हैं सब जगह आपको रेगुलर कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस समय, इस टाइम पे गरीब बच्चों के लिए उनका स्मार्टफोन भी नहीं होगा, घर में एक होगा तो वो कई पुरुष का पास होगा, तो बच्चों का पास नहीं होगा, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। एजुकेशन गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये सारा
कॉरपोरेट को लिए, मतलब जो भी इवन मिडिल क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ाएंगे। तो ये कॉरपोरेट प्रॉफिट्स के लिए ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, और सेंटर डिसाइड कर, सारा पावर सेंटर में ये करके सेंट्रलाइजेशन करने का भी ये है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कितना आगे बढ़ा जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन में रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसे हम सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का हब कहते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसे भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वहीं जो सबसे ज़्यादा चीप वे ऑफ कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेट करने का, सबसे ट्रेवल करने का सबसे चीप वे था, वो भी बढ़ा दिया उन्होंने, कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये भी एक है उनका ये बीजेपी सरकार दूसरा बार जब सत्ता में आया 2019 में, उसी समय उनका 100 डेज का जो प्लान बनाया, उसी में उन्होंने बताया कि रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन एक प्रायोरिटी है, लेबर लॉ अमेंडमेंट्स एक प्रायोरिटी है, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक प्रायोरिटी है। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन में रेलवे प्राइवेटाइजेशन पहले से ही शुरू किया था, ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया, ये रेलवे कांग्रेस सरकार के टाइम से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी 400 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज करेंगे इन द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट। वैसे ही ट्रैक्स प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट निजी गाड़ी चलेगा, माल गाड़ी भी और पैसेंजर गाड़ी भी। ऑलरेडी 2 गाड़ी चल रहे हैं निजी गाड़ी। अभी 100 रूट्स में जो प्रीमियम रूट्स हैं उसमें 150 ट्रेन्स का परमिशन दे दिया है। तो उसमें क्या है कि वो अपना रेट वो तय करेंगे, उनका तय करने का अधिकार है जी। और क्या फैसिलिटीज देंगे, क्या फैसिलिटीज नहीं देंगे, वही तय करेंगे। और वो रेलवे का जो टाइमिंग्स होगा वो भी वही तय करेंगे, और उसका 1 घंटा मतलब गैप में सरकारी ट्रेन नहीं चलेगा। मतलब जो निजी ट्रेन चलेगा उससे पहले 1 घंटा का गैप रहेगा, उस समय सरकारी ट्रेन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पैसेंजर्स हैं उनको फोर्स किया जाएगा कि वो प्राइवेट ट्रेन में सफ़र करें। तो इससे उनका ये होगा। लेकिन पूरा विश्व में प्राइवेटाइजेशन का एक्सपीरियंस जो है, कहीं भी विदाउट सब्सिडी, विदाउट पब्लिक गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सफल नहीं हुआ है। कई कई देशों में रेलवे प्राइवेटाइज किया है, लेकिन वहाँ से फिर उनको पब्लिक में लाना पड़ा है। कुछ राज्यों में ये प्राइवेटाइज करने के बाद एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो गया है, पंक्चुअलिटी नहीं रहा है, लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस है हमारे सामने। अभी जो श्रीधरन है, मेट्रो मैन बोलते हैं, अभी बीजेपी में ज्वाइन किया, केरला में कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि ये रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, सफल नहीं होगा, और रेलवे पब्लिक सर्विस होना चाहिए। इससे अभी छोटा छोटा स्टेशन बंद किया जा रहा है, तो गरीब लोगों के लिए वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जो एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस का मतलब जो एयर ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर लोगों के लिए रेलगाड़ी भी हो जाएगा। मतलब कॉमन पीपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है अपनी हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने देश को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं तो उसका हल सिर्फ एक है, प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा दिया जाए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, उनका तो कहना है कि कॉरपोरेट्स हैं वेल्थ क्रिएटर्स जी, तो वो तो हम मानते नहीं है। हमारा वेल्थ क्रिएटर्स नहीं, वो एक्चुअल पैरासाइट्स है जी। हाँ, अगर बोलना है तो वेल्थ क्रिएटर्स है हमारा देश का किसान, हमारा देश का मजदूर, जो फसल पैदा करते हैं, सब माल बनाते हैं, यही वेल्थ क्रिएटर्स है। उनका काम करने से ही उनको वेल्थ मिलता है। जो एक्सप्रोप्रिएट होता है, इनका वेतन भी ठीक से नहीं दिया जाता है। और प्राइवेटाइजेशन का ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ है, इसके तहत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये तो हमारा देश में ही नहीं, पूरा दुनिया में। जब ये क्राइसिस को मीट करने के लिए, जो कैपिटलिस्ट क्राइसिस को मीट करने के लिए, अपना मुनाफा को बढ़ाने के लिए, अपना संपत्ति को बढ़ाने के लिए, ये पूंजीपति लोग ये करते हैं, कर रहे थे। एक सॉल्यूशन था उनका जब क्राइसिस को मीट करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया है। ये 1970s, लेट 1970s से विश्व में शुरू हुआ, अमेरिका में शुरू हुआ, यूरोप में शुरू हुआ, लैटिन अमेरिका में, और हमारा देश में लेट से आया 90s से।
लेकिन अभी पूरा विश्व में ये एस्टैब्लिश हो गया है कि ये पॉलिसीज कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान पहुंचाता है। तो इससे लोग उसके खिलाफ पूरा दुनिया में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है और कुछ देश में इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। तो इस समय हमारा देश में हमारा प्रधानमंत्री जी उसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। तो इससे यही होता है कि जो 1% रिच है कॉरपोरेट से उनका दौलत बढ़ता है। पूरा दुनिया में वही एक्सपीरियंस है। ये गैप है बहुत अंतर बढ़ता जा रहा है, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो जो गरीब है वो गरीबी बढ़ता जा रहा है और अमीर लोग, कुछ अमीर लोग वो अरबपति बन रहे हैं। तो नेचुरली इसके खिलाफ संघर्ष भी बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है। और हमारा देश में ये जो हड़ताल हो रहा है, अभी 26 नवंबर को हुआ है जी, किसानों का जो संघर्ष है, ये सारा उसका एक्सप्रेशन है जो नियोलिबरल पॉलिसीज का खिलाफ जो आवाज़ उठ रहा है। और अभी किसान का जो मोर्चा बना है, संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन का एक साझा मंच बना है, जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म। ये दोनों अलग अलग अपना मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर लड़ते रहे हैं। अभी कल मीटिंग हुआ था दिल्ली में, जॉइंट ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म का भी हुआ और संयुक्त किसान मोर्चा का लीडरशिप भी बाद में ज्वाइन किया है। अब ये दोनों मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है जी। तो जो 3 मुद्दा है आइडेंटिफाई किया, जो कृषि कानून को वापस लेना, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को विड्रॉ करना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को गारंटी करना, किसानों का और मजदूरों का जो डिमांड्स हैं, लेबर कोड को रद्द करना और प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप करना, रोकना। ये 5 मुद्दा को लेकर आने वाले दिनों में संयुक्त आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है जी। तो अभी 15 तारीख को ट्रेड यूनियन मोर्चा से निजीकरण के खिलाफ एक दिन मनाने का निर्णय लिया, जिसका पूरा किसान मूवमेंट मदद करेगा। और किसानों का जो 6 का एक प्रोग्राम लिया, दिल्ली का सराउंडिंग का 100 दिन हो जाएगा जी। तो वो जो प्रोग्राम करेंगे उसका ट्रेड यूनियन मूवमेंट समर्थन करेगा। 23 तारीख को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस है, उस समय किसानों का मोर्चा से एक प्रोग्राम लिया गया है वहाँ वो रास्ता रोकने के लिए और पूरा देश में धरना प्रदर्शन करने के लिए, उसका भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट समर्थन करेगा। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट 24 से 26 तक 3 दिन का धरना जिला लेवल पे करने का निर्णय लिया, जिसको 26 तारीख को किसान मूवमेंट भी उसमें ज्वाइन होंगे जी। तो ये दोनों मिलके तय किया कि सिर्फ दिल्ली में नहीं या स्टेट कैपिटल्स में नहीं, गांव-गांव तक लेके जाना है जी, तो नीचे स्तर तक। तो उसके लिए कैंपेन भी अलग सा अपना अपना मंच से भी करेंगे, जो जिसमें 10 ट्रेड यूनियंस है, वहाँ लगभग 500 ना कितना किसान संगठन है, वो अपना अपना प्लेटफॉर्म से करेंगे, जॉइंट प्लेटफॉर्म से करेंगे। लेकिन मेन ये है कि नीचे स्तर तक लोगों के पास जाना और इसको तेज करना। और ट्रेड यूनियन के तरफ से एक मल्टीपल डे स्ट्राइक के और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सरकार तो ऐसा रिप्रेजेंटेशंस देने से मानने वाला नहीं है जी। अभी तक किसान इतना दिन से बैठे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको समझाने का तरीका भी और होता है, तो उसके लिए भी मजदूर और किसान तैयार करेंगे और मल्टीपल डे स्ट्राइक करेंगे। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने ये भी तय किया कि आने वाले दिनों में डिफायंस एंड रेजिस्टेंस, अवज्ञा और प्रतिरोध, तो अगर वो निजीकरण करना चाहते हैं, मजदूर ये बोलेंगे कि हम नहीं करने देंगे, हम रोकेंगे उसको निजीकरण को। तो कोई बिड करने वाला आता है तो उसको आने नहीं देंगे। तो इस तरीके से स्ट्रगल को ऊंचे स्तर पर लेके जाने की तैयारी भी हम कर रहे हैं जी। ये थे हेमलता जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ती जा रही है या जो किसानों का आंदोलन है 3 खेती कानूनों के खिलाफ, उनके लिए कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कैंपेन्स किए जा रहे हैं और इन सब की प्रक्रिया को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।